संवादा के पंडरिया विधानसभा में कल एक दिवसीय भेंट मुलाकात था और इंदौरी और कुकदूर में जो जब कार्यक्रम पंडरिया में राजनीतियों विभिन्न समाज के लोगों से मुलाकात हुई और जो शासकीय योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों से फीडबैक लिया, जानकारी भी दी और लोगों को बहुत उत्साह है हमारे योजनाओं से जो लाभान्वित है, चाहे जगन न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, जमीन श्रमिक न्याय योजना हो, सबका लाभ लोगों को मिल रहा है। काफ़ी लोगों को उत्साह देते हैं। यहाँ तक के राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो रमन सिंह को केंद्रीय नेतृत्व है उसको लगातार पीछे धकेल रहा है, नए लोगों को सामने ला रहे हैं। यदि हमारे दृष्टिकोण से देखेंगे तो रमन सिंह के जाना हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन व्यक्तिगत तौर से कहें रमन सिंह जी के राजनीतिक भविष्य के लिए तो उनको राज्यपाल बन जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए कांग्रेस के लिए तो लाभ इसी में है कि रमन सिंह यहाँ रहे, लेकिन यदि व्यक्तिगत रूप से पूछे उनके राजनीतिक जीवन के हिसाब से तो उनको राज्यपाल बन जाना चाहिए। आयकर विभाग इन दिनों अपने देश भर के कमिश्नरेट्स का पुनर्गठन कर रहा है। तो पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ होता था, मध्य प्रदेश उसको विदर्भ में कर रहे हैं। तो उसका ये होगा कि राजस्व जो है वो विदर्भ की तरफ पास किया जाएगा। वो इसलिए किया जा रहा है कि उधर घाटा है और ये जो छत्तीसगढ़ का राजस्व लगातार बढ़ रहा है। अब वो केंद्रीय जो व्यवस्था है, भोपाल से रायपुर आने में थोड़ा सा उनको समय लगता है। नागपुर में ज्यादा कंट्रोल करेंगे कि रोज आना जाना उनका लगा रहता है। वो राजस्व के हिसाब से नहीं है, वो छापे के हिसाब से पुनर्गठन जो है। आयरन ओर के और कनकी पे जो निर्यात है उसे रोक लगाया जाना मतलब छत्तीसगढ़ के हितों के लिए नुकसानदायक। आयरन ओर में निर्यात में रोक लगाए तो उसका स्टील सेक्टर में बड़ा उसका प्रतिकूल असर पड़ा। अभी कनकी में जब तक कि चल रहा था यहाँ राइस मिलें भी चल रही थी और किसानों का धान है वो 1900 से लेकर 2400 रुपये तक के प्रति क्विंटल मंडियों में बिक रहा था। पहली बार ऐसा हुआ। अब उसको निर्यात को प्रतिबंधित करने के कारण से अब वो धान की कीमत में 300 रुपये की गिरावट आई। ये फर्क पड़ा है, तो निर्यात क्यों रोकना चाहिए? सर, बीजेपी आरक्षण के मुद्दे को लेकर आदिवासी नेताओं के बंगलों का घेराव करेंगी। संभाग में भी प्रोटेस्ट। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। मैं कल भी बोला था जाते जाते और आज भी बोल रहा हूँ, वो आरक्षण के मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। मैं पूछना चाहता हूँ वो आरक्षण के बारे में क्या कहते हैं। आरक्षण से एक और है कि हाईकोर्ट ने बस्तर सरगुजा संभाग के अलावा हाँ, आरक्षण के मामले में मेरा कहना स्पष्ट है कि हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासियों के हक की बात थी। 2005 से भारत सरकार का निर्देश आ गया था कि अनुसूचित जाति जनजाति को उसके जनसंख्या के अनुसार उनको उतना प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, लेकिन रमन सिंह 2005 से लेकर 2011 तक की रोक लगा कर थे। 2011 में जब आंदोलन हुआ तो 2012 में उन्होंने फिर एक नोटिफिकेशन लिया और उसके बाद लोग कोर्ट गए और कोर्ट में स्टे लिया राज्य सरकार ने। उसके बाद उन्होंने 6 साल उनको मौका मिला, 12 से लेकर 18 तक के। लेकिन जो सीएस की कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट सबमिट हाई कोर्ट में नहीं किया। ननकी राम कंवर के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उस रिपोर्ट को भी सबमिट नहीं किया। इन 6 सालों में रमन सरकार ने किया क्या? और अब जब आरक्षण कांग्रेस की जहां तक की बात है, कांग्रेस ने जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात कही है और जिसका जितना हक है वो मिलना चाहिए और उसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। अभी जिस प्रकार से मंडल आयोग की जो सिफारिश है ओबीसी 27% मिलना चाहिए, वो मिले। एससी की जनसंख्या 13% है तो उतना मिले जो 2011 की जनगणना के हिसाब से। एसटी की जो जनसंख्या है 32% है उसके हिसाब से मिले। और ईडब्ल्यूएस के लोकसभा में पारित किया था 10%, उसके हिसाब से मिले। तो हमने तो 72% किया। अब उसके बाद जो हमारा प्रयास था उसमें हेड काउंट कर रहे हैं पटेल के अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई है। बहुत जल्दी उसका रिपोर्ट आ जाएगा, उसको भी हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। तो हमारा प्रयास तो लगातार है और जो हम दिखा रहे हैं और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। अभी जैसे हाई कोर्ट में इससे विकेट हो गया, सुप्रीम कोर्ट मतलब फैसला आ गया
हाई कोर्ट का क्षमा चाहूंगा, सर्टिफिकेट नहीं हुआ, फैसला है हाई कोर्ट का। उसके अगेंस्ट में हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वकील तीन बड़े वकील लगाए हैं, जैसे मनु सिंघवी जी है और दो और वकील रोहतगी और कपिल सिब्बल, 3 वकील हम लोग लगाए हैं। तो हमारी तो गंभीरता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसके आरक्षण के मामले उसकी नीति क्या है, वो स्पष्ट होना चाहिए। यात्रा कर्नाटक पहुंच गई है जी। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये यात्रा का लक्ष्य है कि लोगों को सुनना और लोकतंत्र में एक ऐसी संस्था है कि जहां हम लोग बोलना चाहते हैं संसद में तो वहां हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं। इस पर क्या है? यही बात है कि मन की बात कितना सुनेंगे, जन की बात सुनना चाहिए। और जन की बात सुनने के लिए राहुल गांधी जी पहले तमिलनाडु से शुरुआत किए, पूरा केरल प्रदेश उन्होंने पद यात्रा की, अब कर्नाटक तीसरा प्रदेश है जहाँ वो लगातार पद यात्रा कर रहे हैं और लाखों लोग इस पद यात्रा से जुड़ रहे हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 3 बार जाने का अवसर मिला और मैं अभी कर्नाटक भी निकट भविष्य में कार्यक्रम बनाऊंगा ताकि कर्नाटक प्रदेश में भी एक दिन वहाँ राहुल गांधी के साथ मैं पद यात्रा कर सकूं। यहाँ दरअसल आज के जो व्यस्ततम जीवन है और रोजी रोटी के तलाश में लोग दूसरे प्रदेश चले जाते हैं, दूसरे देश चले जाते हैं, वृद्ध माता पिता यही रहते हैं। तो ऐसे में उनकी देखभाल करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उसलिए वृद्धजन हेल्पलाइन की शुरुआत की गई।